नमस्कार दोस्तों। सुमन ने अपनी बड़ी बहन दीपिका की मौत के बाद उसकी गृहस्थी की डोर मजबूती से थाम ली थी, लेकिन रमेश उसके समर्पण प्यार का हर पल तिरस्कार करता रहा। सुमन, आखिर कब तक सहती? कितनी लापरवाही से काम करती हो तुम? रमेश के स्वर की कड़वाहट पिघले शीशे की तरह कानों में उतरती चली गई। सुबह सुबह काम की हड़बड़ी में रमेश के लिए रखा दूध का गिलास मेज पर लुढ़क गया था। सुमन बेजुबान बनकर अपमान के घूंट पीती रही, फिर खुद को संयत कर बोली, टिफिन तो रख लो, भाड़ में जाए तुम्हारा टिफिन। बच्चा रो रहा है और तुम्हें टिफिन की पड़ी है। ले रही हूँ विनय को, लेकिन आपके खाने पीने की चिंता भी तो मुझे ही करनी पड़ेगी ना। छोड़ो ये बड़ी बड़ी बातें। रोज की तरह सुमन को शर्मिंदा कर रमेश जूते खटखटाते हुए ऑफिस निकल गए और सुमन ठगी सी खड़ी रह गई। नन्हे विनय को गोद में उठाकर वह जब तक आंगन में पहुंचती, रमेश गाड़ी स्टार्ट कर फुर्र से निकल गए। ना मुड़कर देखा, ना परवाह की। अच्छा, भूख लगी है राजा बेटे को? हाँ हाँ, हम बिट्टू को दूध जरूर पिलाएंगे। सुमन के हाथ यंत्रवत बोतल में दूध भरने लगे। मुंह में दूध की बोतल लगते ही बिना का रोना थम गया, लेकिन सुमन तो जैसे झंझावत से गिर गई थी। अंतर मन में घूमड़ रहे बवंडर पर उसका खुद का भी बस न था। वह सोच रही थी, आखिर उसकी गलती क्या है? क्या समर्पण का यही फल मिलेगा मुझे? 22 साल की उम्र में उसने अपनी भावनाओं का गला घोट दिया। दीदी के उजड़े परिवार को बसाने की खातिर खुद का बलिदान दे दिया। तो क्या गलती हो गई उससे? यह ठीक है कि दीपिका दीदी की असमय बिछोह ने रमेश को अस्त व्यस्त कर दिया है, लेकिन क्या इसके लिए वह सुमन पर जब तक व्यंग बाण चलाने का हकदार बन जाते हैं? दूसरे दिन आने वाले अपने जन्मदिन पर सुमन ने अपनी सहेलियों को घर पर आमंत्रित किया। मधु, रीना, वाड़ी, महिमा सब कितनी बेताब थी उसके घर आने को। सुमन की अचानक हुई शादी में शामिल न होने की कसर वे उसका जन्मदिन मनाकर ही पूरी कर लेना चाहती थी। सुबह की घटना को भूलकर सुमन ने रमेश के सामने बात छेड़ी। सुनिए, कल मैंने कुछ सहेलियों को घर पर बुलाया है। आप भी 6 बजे तक आ जाएंगे ना? क्यों, कल क्या है? रमेश ने आंखें तरेरते हुए पूछा। तो जनाब का गुस्सा अभी ठंडा नहीं हुआ है। सुमन मन ही मन सोचते हुए चुहल के मूड में बोली, जैसे आपको मालूम ही नहीं है। हाँ, नहीं मालूम मुझे, क्या है कल? कहते हुए रमेश के माथे पर बल पड़ गए। रमेश के तेवर देखकर सुमन का सारा उत्साह ठंडा पड़ गया। वह मायूसी से बोली, मधुवाड़ी वगैरह कल मेरा बर्थडे मनाना चाहती थी, इसी बहाने मिलना भी हो जाएगा और हम सहेलियां मिलकर गपशप भी कर लेंगी। बर्थडे और तुम्हारा? ओह कम ऑन सुमन, एक बच्चे की माँ हो तुम और बर्थडे मनाओगी? सहेलियों को बुलाओगी? यह बचकानापन छोड़ो और थोड़ी मैच्योर हो जाओ। रमेश की बातें सुनकर उसके धैर्य का बांध टूटने लगा। इसमें बचकानेपन की क्या बात है? आप नहीं आ पाएंगे क्या? वह संयत स्वर में बोली, देखूंगा। वैसे तुम्हारी सहेलियों से मिलने में मुझे कोई दिलचस्पी नहीं है, और तुम तो जानती हो कि दीपिका के बाद कोई भी फंक्शन, भले ही वह छोटा क्यों ना हो, मैं उसमें शामिल होना पसंद नहीं करता। फिर क्यों जोर दे रही हो तुम? रमेश की आवाज में उपेक्षा साफ झलक रही थी। शादी के बाद इस दिन के लिए कितनी कल्पनाएं की थी सुमन ने, पर वे सारी कल्पनाएं धराशायी हो गई। वह मन ही मन आशाएं लगा रही थी कि उस दिन रमेश सुबह सुबह उसे उठाकर कोई अच्छा सा गिफ्ट देंगे और वह सारे गिले शिकवे भुलाकर उन्हें माफ कर देगी, सारी कड़वाहट भुला देगी। रमेश उसे सरप्राइज देते हुए एक दिन की छुट्टी ले लेंगे। उसकी सहेलियों के घर में आने पर सारे लोग मिलकर खूब मौज मस्ती करेंगे। विनय भी खूब खुश होगा। सबको हंसी खुशी देखकर बाबूजी को बहुत संतोष होगा कि उनका निर्णय गलत नहीं था। क्या कुछ नहीं सोचा था उसने, पर सब धरा का धरा रह जाएगा। मैच्योर होने की ही तो सजा भुगत रही हूँ रमेश। आज मैं किसी दूसरे घर में होती तो मुझे ये उलाहने ना सुनने पड़ते। दूसरी बीवी हूँ ना, इसीलिए मेरे किए का, मेरी भावनाओं का कोई मूल्य नहीं है आपके लिए। वह तड़प कर बुदबुदाई, लेकिन उसकी बुदबुदाहट सुनने के लिए रमेश वहाँ पर नहीं थे। वह तो कब के मामले का पटाक्षेप करके अपने कमरे में बैठे टेलीविजन देख रहे थे। दूसरे दिन सुबह उठकर जब बाबूजी को प्रणाम किया तो उन्होंने आशीर्वाद की झड़ी लगा दी। खुश रहो बेटा, तुम्हारे आने से यह घर बस गया है बेटी। अच्छा सुनो, आज माँ के यहाँ भी सहेलियों के आने से पहले हो आना।
वे दोनों भी तो राह देखते होंगे। रमेश चला गया ना, नहीं तो तुम तीनों ही चले जाते। कोई बात नहीं बाबूजी, मैं ऑटो कर लूँगी। इतना कहकर वह धीरे से मुस्कुराई। नए कपड़ों में 5 माह का गोल मटोल विनय और भी प्यारा लग रहा था। सुनहरी किनारी वाला रानी कलर का सूट सुमन पर खूब फब रहा था। ऑटो रुकते ही माँ दौड़ी चली आई। उसने बिना को अपनी मम्मी की गोद में देकर मम्मी पापा दोनों को झुककर प्रणाम किया। पापा बोले, बेटा रमेश आते तो अच्छा होता। वह तो चाहते थे लेकिन छुट्टी ही नहीं मिली। अपनी प्रतिष्ठा बचाने और मम्मी पापा को दिलासा देने की खातिर झूठ बोलने में कितनी कुशल हो गई थी सुमन। थोड़ी देर बाद पापा विनय को घुमाने ले गए। उनके निकलते ही माँ को टो लेने का मौका मिल गया। सच बता सुमी, तू खुश तो है ना? रमेश का व्यवहार कैसा है? सब ठीक है, वह उदास स्वर में बोली। सब ठीक है तो फिर तू उदास खोई खोई सी क्यों लगती है? माँ, विनय रात में सोने कहाँ देता है, नींद पूरी नहीं हो पाती, इसी वजह से सुबह भी थकी हुई लगती हूँ। बेटी वह तो ठीक है, पर माँ की आवाज़ का प्रश्नचिन्ह बहुत कुछ कह गया। पर क्या माँ, मैंने कभी कुछ कहा क्या? वह झुंझलाई। बोला नहीं, तभी तो सुमी, ये जो तेरी कुछ ना बोलने की आदत है ना, उसी से तो डर लगता है। तू शुरू से ही ऐसी है, मन की बात भीतर दबा कर रखने वाली। तू घुट घुट कर जी लेगी लेकिन अपनी पीड़ा कहेगी नहीं। बेटी, क्या हम नहीं समझते कि यह शादी तुमने सिर्फ हमारी इच्छा रखने की खातिर की है? अब गड़े मुर्दे उखाड़ने से क्या फ़ायदा? उसका शुष्क स्वर उभरा। माँ लगभग चिल्लाते हुए बोली, क्योंकि तू अभी जिंदा है और तू अपने परिवार के साथ हंसती खेलती रहे, यही हमारी हसरत है। एक बेटी को तो हम खो ही चुके हैं, आगे कुछ भला बुरा सहन नहीं। माँ की आवाज़ तर हो गई। माँ ने हथेलियों से आंसू छिपाने की कोशिश की लेकिन नाकाम रही। सुमन माँ के कंधे पर हाथ रखते हुए बोली, सॉरी माँ, मैंने तुम्हें भी रुला दिया। मैंने कहा ना, सब ठीक है। तुम बेकार ही परेशान होती हो। अच्छा माँ, बोलो तो मेरे लिए क्या बनाया है? माँ आंसू पोंछते हुए नाश्ते की थाली लगाने लगी। पापा भी बीना को लेकर लौट आए। माँ ने सुमन की सहेलियों के लिए भी केक, कट, मटर, कचौरी, नमकीन और गाजर का हलवा रखवा दिया। पापा उसे घर तक छोड़ने गए। फिर दोनों समधी देर तक बरामदे में बैठकर बतियाते रहे। महीनों बाद सुमन खुलकर हंस रही थी, वरना शादी के बाद तो उसका जीवन ऐसे दुष्प्रभ बन गया था। उसकी बड़ी बहन दीपिका की सड़क दुर्घटना में हुई आकस्मिक मौत ने जैसे सभी के जीवन में खुशियों के रंग छीन लिए थे। मम्मी पापा और बाबूजी की समझ से परे था कि दीपिका की मौत का गम करें या विनय और रमेश के बचने के लिए नियति को धन्यवाद दें। सुमन ने स्वेच्छा से नन्हे विनय की देखभाल का जिम्मा खुद पर ले लिया था। पत्नी की इस तरह मौत से रमेश बिल्कुल जड़ हो गए। चिड़चिड़े, तुनक मिजाज और छोटी छोटी बातों पर बिफरने वाले घर के बड़े लोगों ने सोचा कि यदि रमेश की शादी कर दी जाए तो शायद वह फिर सामान्य जीवन बिता सके, और उन्हें इसके लिए सुमन से बेहतर विकल्प नहीं दिख रहा था। बड़ों के प्रश्न के जवाब में वह ना कह सकी और ब्याह कर इस घर में आ गई जो कभी उसकी दीदी का घर था। मुखर दीपिका को शांत सुमन में खोजने की रमेश की कोशिश भी सफल रही। धीरे धीरे घर में उनका व्यवहार सिर्फ खाना खाने, कर्तव्य पूर्ति के लिए धन और सामान जुटाने व आराम करने के लिए ही शेष रह गया था। सुमन के प्रति रमेश का कटु व्यवहार कभी कभी उसमें भी अपराध भाव जगाता, लेकिन जल्द ही वह उससे फारिग भी हो जाता। हाँ, रमेश के इस आचरण से सुमन जरूर दिन ब दिन उनसे दूर होती चली जा रही थी। रमेश के उखड़े व्यवहार के बावजूद सुमन विनय की बाल लीलाओं और बाबूजी के स्नेह के सहारे अपने नवनिर्मित घरौंदे को बचाने की कोशिश करती रहती। उस दिन सुमन की उम्मीद के विपरीत रमेश सही वक्त पर घर पहुंच गए। उसकी सखियां चुहल करने लगी कि तू तो कह रही थी कि जीजा जी नहीं आएंगे। रमेश बड़ी देर तक सुमन की सभी सहेलियों से बातचीत करते रहे। बड़ी खुशनुमा माहौल में उसकी सखियों ने सबसे विदा ली। जाते जाते वे बोली, जीजा जी सुमन को लेकर घर जरूर आइएगा। जरूर जरूर, क्यों नहीं। वह विस्मित थी कि लोगों के सामने उसके साथ से भी कतराने वाले रमेश आज इतने मुखर कैसे हो उठे। थैंक्स रमेश, जल्दी आने के लिए। सुमन बिना को चादर उड़ाते हुए बोली, इसमें थैंक्स की क्या बात है, मैंने सिर्फ अपना फर्ज पूरा किया है। रमेश का स्वर हमेशा की तरह स्पष्ट था। फर्ज निभाया? और मेरी गिफ्ट? वह शरारत से बोली,
गिफ्ट? कैसे गिफ्ट? तुम्हारी सहेलियों से जरा अच्छे से बात क्या कर ली कि तुम्हारे तो हौसले ही बढ़ने लगे। इस घर में किस बात की कमी है तुम्हें जो एक गिफ्ट और चाहिए? इन सब की उम्मीद मत रखना मुझसे। रमेश गुस्से में बोला। क्यों? मैंने ऐसी कौन सी बात बोल दी जो इतने लाल पीले हो रहे हो? पहली बार जुबान खोली उसने। आवेश में उसकी आवाज़ कांपने लगी। मैं लाल पीला हो रहा हूँ? यह बोलने की हिम्मत कैसी हुई तुम्हारी? रमेश फटकारते हुए बोले। रमेश, सब्र की भी कोई सीमा होती है। 6 माह से मैं लगातार आपका मन जीतने और आपको सामान्य महसूस कराने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन आपने तो जैसे खुद को एक पिंजरे में कैद कर लिया है। ना खुद बाहर निकलते हैं, ना मुझे अपने करीब आने देते हैं। दीदी के जाने का सदमा सिर्फ आपको ही नहीं, हम सबको हुआ है। अब तो इस पिंजरे की दीवारों से टकरा कर मैं लहूलुहान हो चुकी हूँ। अब इससे ज़्यादा मैं नहीं सह सकती। आपके इस रवैये को देखकर तो मैं कभी का घर छोड़ चुकी होती, लेकिन बाबूजी के स्नेह ने मुझे ऐसा करने नहीं दिया। आप मुझे सह नहीं पा रहे हैं इस घर में, तो मैं यह घर ही छोड़ दूंगी। कल सुबह ही मैं मुन्ने को लेकर माँ के यहाँ जा रही हूँ। सुमन की आवाज़ थरथराई। वह धम्म से पलंग पर बैठ गई। रमेश पैर पटकते हुए तकिया और चादर ले हॉल में जाकर सोफे पर लेट गए। वह सोचने लगी, मैं कोई बेजुबान गुड़िया तो नहीं जो ठोकरों को सहती रहे और उसे चोट भी ना लगे। आवेश के मारे उसका रग रग तपने लगा और सोचते सोचते शरीर को बुखार ने चपेट में ले लिया। रात 1 बजे तक चिंतन से जब दिमाग जवाब देने लगा तो वह खुद नींद की आगोश में चली गई। सुबह आँख खुली तो घड़ी 7 बजा रही थी। बिना सोया हुआ था, सिर दर्द से फटा जा रहा था। उसने उठने की असफल कोशिश की। उसे जागा देखकर रमेश तुरंत आ गए। उसने घृणा से मुंह फेर लिया। ओह, तुम्हें तो बहुत तेज बुखार है। रमेश उसके तपते माथे पर हाथ रखते हुए बोले। वह आंखें मूंदे लेटी रही। लो, चाय पी लो। बाई आ गई क्या? क्षीण स्वर में सुमन ने पूछा। नहीं तो फिर चाय? क्यों? क्यों मैं नहीं बना सकता क्या? रमेश ने मुस्कुराते हुए बिस्कुट की तस्तरी आगे कर दी। 1 मिनट, ब्रश करके आती हूँ। जैसे ही सुमन उठने की हुई कि उसे चक्कर सा आ गया और वह फिर से पलंग पर बैठ गई। तब रमेश उसे सहारा देकर वॉश बेसिन तक लेकर आए। जब वह मुंह धो चुकी तो रमेश हाथों में टॉवेल लेकर खड़े थे। वह चाय पीकर लेट गई। रमेश उसके सिरहाने ही बैठ गए। पिछली रात के घटनाक्रम और रमेश के सुबह के रूप में तालमेल बिठाते बिठाते सुमन की आंखों से आंसुओं की धारा बहने लगी। प्लीज रो मत। तुम नहीं, नहीं तो तबीयत और खराब होगी। रमेश का चिंतित स्वर अंदर तक हिला गया। रमेश का कौन सा रूप सच्चा है? रमेश उसके सिर पर हथेली रखकर बोले। कल के लिए सॉरी सुमन, मैं सारी सीमाएं तोड़ गया कल। तुम्हें चोट पहुंचाकर मेरा अहंकार संतुष्ट होता रहा अब तक। दीपिका के बाद मैं तो टूट ही चुका था। तुम ही थी जिसने मेरा उजला घर फिर से बसाया। नाते रिश्तेदार तुम्हारी तारीफ करते नहीं थकते थे। इससे मुझे बहुत तकलीफ होती थी, लेकिन ये तारीफ मिलने के पहले तुमने अपने सारे अरमानों को राख कर दिया है। इतनी छोटी सी बात को नहीं समझ पाया मैं। हर रोज़ छोटी छोटी बातों पर तुम्हें अपमानित करके भले ही मैं थोड़ी देर का संतोष पा लेता था, लेकिन अपनी यह हरकत मुझे भी कचोटती रहती थी। आखिर इतना बुरा तो नहीं हूँ मैं। हाँ, मैं अपनी कुंठा पर तुम पर निकालता रहा। तुम्हारी तपस्या को कभी देखा ही नहीं। कल तुमने घर छोड़कर जाने की बात की तो मैं बर्दाश्त नहीं कर सका। एक पल को रमेश रुके, फिर बोले। सुमन, तुम्हारे बिना अब मैं अपने जीवन की कल्पना भी नहीं कर सकता। यह सब सुनकर सुमन उन्हें अपलक देखती रही। तभी दरवाजे के बाहर बाबूजी की आहट पाकर रमेश एक झटके में उठ खड़े हुए। बेटा, डॉक्टर साहब से बात हो गई है। वह आधे घंटे में क्लिनिक पहुंच जाएंगे। सुमन बेटा, तुम विनय की चिंता मत करना, वह मेरे पास खेल रहा है। जी बाबूजी, हम लोग अभी तैयार हो जाते हैं, सुमन ने कहा। सुनो, तुम कपड़े बदल लो, हमें 10 मिनट में निकलना है। हाँ, सुमन का स्वर आसक्त था। पलंग से उठकर सुमन ने मेज पर देखा तो लखनवी कढ़ाई वाला आसमानी रंग का सूट रखा था और पास ही थी लाल गुलाब की ताजी कली। सुमन सोचने लगी कि वह कहीं कोई सपना तो नहीं देख रही है। डॉक्टर के क्लिनिक से लौटते समय उसने रमेश से पूछा, ऑफिस के लिए लेट हो रहे हो ना? नहीं, आज छुट्टी ले ली है। सुनकर वह बड़ी आश्वस्त हुई। हल्के से मुस्कुराते हुए
यह विचार उसके दिलो दिमाग में कौंध गया कि रमेश ने उसे भले ही कोई कीमती उपहार ना दिया हो, पर जन्मदिन का इस प्यार से बढ़कर बड़ा तोहफा क्या हो सकता है। तो दोस्तों, इस कहानी को लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और अगर कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कीजिए।